हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। तो आज एक कॉलोनियलिस्ट कंट्री फ्रांस, जो कि रिसेंटली अभी तक जो है कुछ अफ्रीकन कंट्रीज़ में अपना कॉलोनी सिस्टम जो है बरकरार रखे हैं, बट इट्स सो रिफ्रेशिंग टू सी कि फाइनली ये जो देश है जो इंडिया ने बहुत सालों पहले किया है, आज ये देश वो कर पा रहे हैं एंड फाइनली दे आर रिवॉल्टिंग एंड सेइंग नो टू कॉलोनियलिज्म। लेकिन आज फ्रांस से एक शख्स जो है वो ब्रिटिशर्स के द्वारा इंडिया में कैसे जो है कॉलोनाइजेशन हुआ और इंडिया को क्या क्या सहना पड़ा, उसके बारे में जो है उस चीज़ के बारे में फ्रेंच सिटीजन्स को अवेयर कर रहे हैं। तो देखते हैं कि एक कॉलोनियलिस्ट देश जो कि फ्रांस, उसका एक सिटीजन इंडिया के कॉलोनाइजेशन के बारे में उनका क्या कहना है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और इन प्रोजेक्ट्स में आप एज एन इन्वेस्टर और पार्टनर जुड़ सकते हैं मेरे साथ। मेरे ग्रोइंग टाइम में अगर आप मेरा हेल्प करते हैं तो ग्रो होने के बाद सबसे ज़्यादा प्रॉफिट आप ही को मिलेगा। तो आपकी कोऑपरेशन की आशा रहेगी। अगर आप मेरे म्यूजिकल प्रोजेक्ट्स के जो है काम देखना चाहते हैं to know whether I'm really capable of competing with K-pop and all these industries or not, तो आप जो है मेरे काम की क्वालिटी जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया है वो क्लिक करके देख सकते हैं। माय डियर कॉमरेड्स, गुड मॉर्निंग। फ्रांस और इंग्लैंड की स्टोरी कुछ हद तक कैट और डॉग जैसी है। हम कहेंगे कि हमेशा इनके बीच राइवलरी रही है, जैसा कि 100 इयर्स का वॉर या कोलोनाइजेशन। इंग्लिश कॉलोनियल एम्पायर बहुत बड़ा था। आज भी इंग्लैंड के राजा के पास ऑटोनोमस किंगडम के 15 क्राउन्स हैं, लेकिन सभी कॉमनवेल्थ नेम के कमर्शियल अलायंस के मेंबर्स हैं। तो फिर अंग्रेजों का धरती पर डोमिनेंस कैसे हो गया? इससे बड़ा सवाल है कि उनको इतना बड़ा स्टेट कैसे मिला, वो एम्पायर जहां कभी सूर्य अस्त नहीं होता, जैसा कि उन्होंने तब कहा था। आज मैं सजेस्ट करूंगा कि आप एम्पायर को एक पर्टिकुलर केस इंडिया के माध्यम से समझें। आज ये एक रिपब्लिक है, लेकिन पास्ट में 1877 में इंग्लैंड की क्वीन विक्टोरिया को दिल्ली में इंडिया के एम्प्रेस घोषित किया गया था। वहाँ 200 साल के ब्रिटिश प्रेजेंस के साथ डिस्कवर करने के लिए स्टोरीज हैं। Histoire à découvrir. Avec l'Inde, les Anglais contrôlent un sous-continent. इंडिया के साथ साथ अंग्रेजों ने पूरे सब कॉन्टिनेंट पर कंट्रोल कर लिया। पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ इंडिया एक बड़ी टेरिटरी थी, जो कि 4 मिलियन किलोमीटर से भी दूर फैला हुआ था, जो कि यूरोपियन यूनियन से भी बड़ा था। 18th सेंचुरी की शुरुआत में ये टेरिटरीज दुनिया की 1/4 आबादी को रिप्रेजेंट करते थे। इसके अलावा ये अनुमान लगाया गया है कि उस टाइम मुगल सम्राट औरंगजेब के शासन काल में इंडिया दुनिया का 25% वेल्थ प्रोड्यूस करता था, जो कि लुई 14 के फ्रांस से 10 गुना ज्यादा था। इसके अलावा नॉर्थ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या साउथ अफ्रीका जैसे कॉन्क्वेस्ट के दौरान अंग्रेजों को यूरोप से महामारी के कारण घट रही आबादी या विनाश का सामना करना पड़ा। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है, जो कि बहुत रिच और समृद्ध और काफी पॉपुलस है, और एफिशिएंट एग्रीकल्चर, ग्रेट टेक्निकल मास्टरी और एडवांस्ड मिलिट्री टेक्नोलॉजी के साथ पूरी दुनिया से जुड़ा हुआ है। और फिर ज्यादातर रीजन पहले मुगल एम्पायर, फिर बाद में मराठा एम्पायर और मैसूर जैसे बड़े राज्यों के अंडर थे। Tard, l'Empire Marathe et le royaume de Mysore. सच कहूँ तो इंग्लैंड का इंडिया पर कोलोनाइज करना इम्पॉसिबल लगता है। इनफैक्ट ये सवाल ही नहीं उठता। लेकिन फिर अंग्रेजों ने इंडिया पर कब्जा कैसे कर लिया? L'Empire anglais a fini par bouffer l'éléphant indien. शुरुआत में ये पूरी तरह से एक कमर्शियल अफेयर था। एक मर्चेंट कंपनी जिसका नाम ईस्ट इंडिया कंपनी था, जिसकी स्थापना 1600 में लंदन में हुई थी, उसने कंट्री को एक्सप्लोर करने का फैसला किया। एक वायलेंट मल्टीनेशनल जो हर तरह से अपने इंटरेस्ट की रक्षा करता है और नेवल एक्सपीडिशन सेट करता है, जो कॉटन और सिल्क फैब्रिक्स, स्पाइसेस और किसी भी वैल्यूएबल चीज का इंपोर्ट करता है। इंडिया में पहुंचकर ब्रिटिश मर्चेंट्स ने कोस्टल टाउन्स में ट्रेडिंग पोर्ट्स और कॉन्टैक्ट्स बनाए, और 1610 से मुगल एम्पायर के कोर्ट में उनका एक रिप्रेजेंटेटिव भी था। ये कहने की जरूरत नहीं है कि वो बिजनेस को बहुत सीरियसली लेते थे। 17th सेंचुरी के दौरान कंपनी ने इंडियन ओशन से पोर्टुगीज का पीछा किया और उन स्ट्रेटेजिक स्ट्रॉन्ग होल्ड्स पर कब्जा कर लिया जो इंडिया के रास्ते की रक्षा करते थे। 1602 में बहरीन, 1622 में हॉर्मुज और 1650 में मस्कट। इस दौरान डच लोग मलाका, कोलंबो और कोचिन में भी ऐसा ही करते थे। दोनों नेशंस के मर्चेंट्स ने तब एक अग्रीमेंट किया कि इंडोनेशियन स्पाइसेस पर डच का मोनोपोली होगा और इंडियन टेक्सटाइल्स पर अंग्रेजों का अधिकार होगा। यूरोपियन इसके फैब्रिक्स को तोड़ रहे थे और बहुत ज्यादा कैश पे कर रहे थे। टेक्सटाइल फैक्ट्रीज एक्सप्लोड हो गईं, इकोनॉमी में ग्रोथ आया और टेरिटरी रिच हो गई। Le territoire s'enrichit. और फिर वो परमानेंटली सेटल होना चाहते थे। मुगल एम्पायर को किसी भी बात का डर नहीं था जब तक उनका पतन नहीं हो गया। उन्हें उत्तराधिकार के वॉर से कमजोर होकर एम्पायर के विरोध का भी सामना करना पड़ा। मराठा, जो कि वेस्टर्न इंडिया के लोग थे, उन्होंने 1674 में एक किंग की स्थापना की और सेंट्रल इंडिया को कंट्रोल करने के लिए इंडिपेंडेंस का एक लंबा वॉर चलाया। बाहर से एक और खतरा एम्पायर पर मंडरा रहा था, नादिर शाह का अफशारिद एम्पायर ईरान से, और अहमद शाह दुर्रानी का अफगान किंगडम, जिसने कंट्री पर कई बार अटैक किया था, जिससे सेंट्रल पावर और कमजोर हो गई थी। और फाइनली पंजाब के सिखों को स्वतंत्र होने का मौका मिला। Devenir indépendant. इस समय दूसरी बातों के अलावा यूरोपियन ट्रेड के कारण कई प्रोविंसेस रिच हो गए। उनके पास प्रिंसली डायनेस्टीज थीं, गोल्ड था, आर्मी थी। तो फिर महान मुगल उनके किस काम के थे?
ऑनेस्टली किसी काम के नहीं थे। एज अ रिजल्ट पॉलिटिकल लैंडस्केप काफी बदल गया। कुछ टेरिटरीज बहुत अनस्टेबल हो गए, जिसकी वजह से न्यू पावर्स खुद ही स्थापित होने लगे और मुगल एम्पायर कमजोर हो गई, जबकि मराठा एम्पायर का राइज हुआ। और ये ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रोग्रेस को बहुत फैसिलिटीज देता था, जो कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में अपने लार्ज फोर्टिफाइड बेसिस से इंटेंस ट्रेड करते थे। इसके मर्चेंट्स वहाँ पॉलिटिक्स खेलने नहीं गए थे, वो बस वहाँ पैसे के लिए गए थे। इसीलिए कंपनी ने नेचुरली न्यू इंडिपेंडेंट लोकल पावर्स के साथ अलायंस बनाए। ये सभी लिंक्स इसे सेंट्रल, यहाँ तक कि एसेंशियल भी बनाते थे। और इसके सिर्फ दो सीरियस कॉम्पिटिशंस थे, डच और फ्रेंच, जिनकी अपनी कंपनी थी, जिसकी स्थापना 1664 में हुई थी Compagnie, fondée en 1664 et installée elle aussi dans des comptoirs और जो पौंडीचेरी, चंदन नगर या कराईकल में फोर्टिफाइड काउंटर्स में स्थापित थी। अंग्रेजों की तरफ फ्रेंच भी वहां सिर्फ ट्रेड के लिए गए थे, बट वहां के गवर्नर जनरल जोसेफ फ्रैंकोइस डुप्लेक्स समझते थे कि रीजन की इंस्टेबिलिटी इन सभी से समझौता करती है। बढ़ते इंटरफेरेंस के कारण उसने कॉलोनी को मिलिटराइज करने का डिसाइड किया। लेकिन सावधान रहें, यहाँ मैं काफी सॉफ्ट कंपटीशन के बारे में बात कर रहा हूँ। ये सभी ट्रेडर्स कंट्री को शेयर करने के लिए सहमत थे। वॉर जैसी बेवकूफी के साथ ट्रेड को पिनलाइज करने का सवाल ही नहीं उठता। लेकिन 1740 में ऑस्ट्रियन उत्तराधिकार के वॉर ने फ्रांस और इंग्लैंड को आमने सामने खड़ा कर दिया और जाहिर है यूरोपियन कॉन्फ्लिक्ट इंडिया में आने लगा। लोकल राइवलरीज का फायदा उठाते हुए और इंडियन ट्रूप्स पर भरोसा करते हुए फ्रेंच ने मद्रास पर कब्जा कर लिया और ब्रिटिश ने पौंडीचेरी को घेर लिया। जनरल डुप्लेक्स ने तब अपनी फेमस इंटरवेंशनिस्ट पॉलिसी स्टार्ट की और पेनिनसुला के साउथ में लगभग पूरे डेक्कन पर हावी हो गया। लेकिन इस स्ट्रेटेजी को बहुत एडवेंचरस माना गया है। कंपनी की अध्यक्षता करने वाले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने डुप्लेक्स को फ्रांस वापस बुलाने का फैसला किया। France. En 1700, 1753 में ब्रिटिश ने फिर से फायदा उठाया और 1755 में दोनों कंपनीज ने एक न्यूट्रलिटी एग्रीमेंट साइन किया, जिससे अंग्रेजों ने धोखा देने का प्लान बनाया, évidemment, trahir. सिवाय इसके कि वहाँ इसका रेंट नहीं है। 7 साल का वॉर स्टार्ट हो गया और अंग्रेजों और फ्रेंच के बीच एक नया कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया। चिंता ना करें, ये एक पीरियड के रूप में थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन इसे समझने के लिए मैं आपको इस पर हमारे द्वारा बनाए गए एक एपिसोड के लिंक का डिस्क्रिप्शन दूंगा। रिमेंबर कि एंड में लोकल सोल्जर्स, सिपाहियों की हेल्प से अंग्रेजों ने फ्रेंच को इंडिया से बाहर भगा दिया। फ्रेंच ने अपनी ओर से बंगाल के प्रिंस सिराजुद्दौला का सपोर्ट किया, जिन्होंने 1756 में कलकत्ता पर कब्जा कर लिया। लेकिन कंपनी ने एक आर्मी खड़ी की, जिसने सिटी पर वापस कब्जा कर लिया और जून 1757 में प्लासी के युद्ध में एक सिंबॉलिक जीत हासिल की। अपने मूवमेंट से फ्री होकर कंपनी ने 1760 में बंगाल के 3 डिस्ट्रिक्ट्स, तब के चंदननगर और पौंडीचेरी पर कब्जा कर लिया। और क्योंकि बंगाल एक डिप्लोमेटिक क्राइसिस में फंस गया था, इसीलिए कंपनी भी इस वॉर में रेगुलरली साइड चेंज करता रहा। एंड में 1765 में क्लियरली इसका बंगाल पर डोमिनेंस हो गया, 1765, elle domine clairement le Bengale. जहां अब एक पपेट प्रिंस का शासन था। सिर्फ 5 ट्रेडिंग पोस्ट फ्रांस को लौटाया गया। कंट्री के बाकी हिस्सों में अंग्रेज सावधानी से प्रोग्रेस कर रहे थे। Progresser avec prudence. उनकी सिचुएशन बहुत अनस्टेबल बनी हुई थी, लेकिन धीरे धीरे वो स्टेट अफेयर्स में इंटरफेरेंस करने लगे De l'État à और वो नेबर्स के अटैक को भी रोकते थे। और फिर एक प्राइवेट मल्टीनेशनल कंपनी एक स्टेट बन गई। इसीलिए ये अपने आप में ही थोड़ी अजीब बात है। devenu un État. Alors c'est déjà un petit peu लेकिन इसके अलावा बंगाल एक तरह का कॉलोनियल लेबोरेटरी बन गया था, bien une sorte de laboratoire colonial. जहां हम स्ट्रेटेजीज को टेस्ट करते थे, जिसे बाद में पूरे इंडिया में अप्लाई करते थे। फॉर एग्जांपल, प्रोटेक्टोरेट के फेवर में एनेक्सेशन को छोड़ दिया गया था, जो कि एक ऐसा सिस्टम था जिसमें लोकल लॉर्ड को निगरानी में रखा जाता था, लेकिन वो क्लियरली मुगल सम्राट के वफादार रहते थे। कंपनी तब भी लोकल पॉपुलेशन पर टैक्सेस लगाती थी, Mais se contente à part ça du या तो अफीम, नमक और सॉलिटेयर पर मोनोपोली से संतुष्ट थी, जो कि बहुत अट्रैक्टिव था, résultat. Peu à peu, जिसकी वजह से धीरे धीरे प्रिंसली स्टेट कंपनी के प्रोटेक्टोरेट में आ गई। यहाँ तक कि 18th सेंचुरी के एंड में अंग्रेजों ने सभी ट्रेड को कंट्रोल कर लिया और वहाँ बैंक की स्थापना भी की des banques sur place. और हमेशा नए मार्केट तक एक्सेस के लिए इंडियंस के बीच कॉन्फ्लिक्ट में भाग लिया। लेकिन ये सब इतना सिंपल नहीं था। ये मास्ड एम्पायर, ये कोलोनाइजेशन जिसका कोई नाम नहीं है, लेकिन फिर भी ये पड़ोसी पावर्स के बीच डिस्ट्रस्ट क्रिएट करता था। 1780 में कंपनी 3 फ्रंट्स पर वॉर में थी। नॉर्थ में एक विशाल किसान विरोध के खिलाफ और मैसूर के प्रिंस के खिलाफ, जिसे साउथ में फ्रेंच का सपोर्ट था, और एंड में मराठास ने कई फ्रंट्स पर सपोर्ट किया और ये सब लंदन के हेल्प के बिना हुआ था। ये एक मुश्किल सिचुएशन थी। Londres. La situation est désespérée. अंग्रेजों को बहुत बड़ा झटका लगा और मराठास और मैसूर ने उन्हें कंट्रोल में रख लिया। लेकिन ये समझना जरूरी है कि उस समय कोई इंडियन नेशनलिस्ट सेंटिमेंट नहीं था Indien n'existe. और डिफरेंट लोकल स्टेट कभी भी इसके अगेंस्ट एकजुट नहीं हुए थे। इन शॉर्ट, इन सब के बावजूद कई मुश्किलों के साथ और लंबे पीरियड में कंपनी एक एक करके अपने सभी राइवल्स को पीछे पुश कर रही थी Tous ses rivaux, un par un, et sécurisés. और अपने बॉर्डर्स को सिक्योर कर रही थी। बात यहाँ तक पहुँच गई कि बर्मीज और अफगान किंगडम्स के खिलाफ ईस्ट और वेस्ट तक मिलिट्री कैंपेन स्टार्ट कर दिए गए
1884 में गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने फोर्ट फीचर का सिद्धांत स्टार्ट किया। जो भी प्रिंसली स्टेट प्रोटेक्टोरेट के अंडर नहीं था या जो स्टेट बिना उत्तराधिकारी के पाया जाता था उस पर ऑटोमेटिकली कब्जा कर लिया जाता था। annexé. जी हाँ, आपने बिल्कुल सही समझा। हम पूरी कंट्री को प्राइवेटाइज करने में जरा भी नहीं हिचके और ये थोड़ा ज्यादा ही स्ट्रांग होने लगा और अनिवार्य रूप से 1856 में चीजें हद पार कर गईं। ऐसा कह सकते हैं कि कंपनी ने एक बड़ी गलती की। अवध राज्य का पतन हो गया d'échéance और इस पर कब्जा कर लिया गया। लेकिन क्या आपको वो सिपाही याद है, वो पैदल सैनिक जिन्होंने फ्रेंच को भगाने में हेल्प की थी? वो कंपनी की आर्मी का एक बड़ा हिस्सा बन गए थे और कोई भी इंडियन किसी भी कास्ट का हो या किसी भी रिलीजन का हो, वो मेनली अवध का कहलाएगा। ये आखिरी स्ट्रॉ था। majoritairement originaire de l'Oud. C'est la goutte de trop. स्पेशली जब ये अफवाहें पहले से फैल रही थी कि आर्मी ने पोक या बीफ फैट से ग्रीस किए राइफल कार्टिजेस का सप्लाई किया था। सिपाही पैदल सेना ज्यादातर मुस्लिम या हिंदू थे En grande partie musulmane ou hindoue, जो बहुत डर गए थे। पूरी कंट्री में फैलने से पहले विरोध कैलकाटा और मेरठ में भड़क उठा। मुगल बादशाह से सपोर्ट मांगने के लिए विद्रोही दिल्ली की ओर बढ़ने लगे। pour réclamer le soutien de l'empereur moghol. En réalité, वास्तव में सम्राट के पास कोई रास्ता नहीं था। वो हालात से मजबूर थे और सिविलियंस पहले से ही पूरी गंगा घाटी में खुद हथियारों के साथ तैयार थे। लेकिन आइडिया सबसे पहले एक ऐसे सिंबल का यूज करने का था जो काफी सारे विद्रोहियों को एकजुट कर सके। अंग्रेज अपने किले बंद शहरों कैलकाटा, मद्रास और बॉम्बे की ओर पीछे हट गए, मगर फिर भी वो हार नहीं मानना चाहते थे। फिर वो काफी वायलेंस का यूज करने लगे और किसी भी सस्पेक्टेड सिपाही को मार दिया जाता था और घरों को लूट लिया जाता था और पॉपुलेशन आतंकित थी। इंडियन हिंसा का जवाब हिंसा से ही देते थे। कानपुर में 200 अंग्रेज महिलाओं की हत्या कर दी गई। गुस्से में आकर कॉलोनियल ट्रूप्स ने उनका बदला लिया और 20 सितंबर 1857 को दिल्ली का पतन हो गया। मुगल एम्परर को पकड़ लिया गया और निर्वासित कर दिया गया और उनके सभी उत्तराधिकारियों की हत्या कर दी गई। कंपनी के सोल्जर्स पूरे शहर में तैनात थे और इंडियन प्रिंस सैली की मदद से जल्द ही साउथ पर कब्जा कर लिया। नवंबर 1858 में सिपाहियों को कुचल दिया गया। les sipais sont définitivement écrasés. यहाँ हमने एक माइलस्टोन हासिल कर लिया और ये क्लियरली एक नेशनल वॉर था। एज अ रिजल्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को डिसॉल्व कर दिया और उसकी सारी संपत्ति ले ली। toutes ses possessions. 1858 में ये सब इंडिया का राज्य बन गया और 1877 में इसकी एम्प्रेस क्वीन विक्टोरिया बन गई Devient l'impératrice en 1000. और हमने एनेक्सेशंस रोक दिए और हमने सारे वॉर्स रोक दिए और 562 प्रिंसली स्टेट्स ने मान्यता प्राप्त की। जो हाफ इंडिपेंडेंट थे उनका अपना एडमिनिस्ट्रेशन था, Ils possèdent leur propre administration. उनकी अपनी करेंसी थी और उनका अपना कानून था। लेकिन उन्हें ब्रिटिश क्राउन के प्रोटेक्शन में रखा गया, जो सिपाही विद्रोह के दौरान हेल्प करने वालों को जनरसली रिवॉर्ड देना नहीं भूलते थे। इंडिया पहले की तरह शासित था। ट्रेडिशनल लोकल एलिट्स को प्राथमिकता दी जाती थी। फॉर एग्जाम्पल ब्राह्मण जाति, जो हिंदू राज्यों में सत्ता से जुड़ी है। qui est associé au pouvoir dans les États hindous. ये इनडायरेक्ट मैनेजमेंट काफी कम अंग्रेजी स्टाफ के साथ एक बड़े टेरिटरी को कंट्रोल करना पॉसिबल बनाता था। 1874 में पूरे ब्रिटिश एम्पायर के लिए मुश्किल से 1800 कॉलोनियल सिविल सर्वेंट्स थे। ये अभी भी काफी अजीब लग सकता है कि इतने कम लोगों के साथ ये मेंटेनेंस 1947 तक कायम रहा, जब तक रिपब्लिक ऑफ इंडिया ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की थी। बाद में ये सच में एक सरप्राइजिंग बात नहीं थी, क्योंकि अगर हम देखें तो ये पूरा कोलोनाइजेशन विरोधाभासों से भरा हुआ था। लेकिन हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि एम्पायर ने एंड में खुद को इम्पोज कर लिया और साथ ही हमारे पास बहुत से लोकल लोग भी थे जो गवर्नमेंट में और फिर कोलोनाइजेशन में भाग लेते थे। इतना ज्यादा कि गांधी को जीतने के लिए सिविल डिसोबीडियंस को भड़काना पड़ा। लेकिन ये एक और स्टोरी है और हम प्रोबेबली अगली बार चैनल पर इस बारे में बात करेंगे, इसीलिए सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप इसे मिस ना करें। इस एपिसोड को फॉलो करने के लिए सभी का शुक्रिया। ल्यूकस पकोटे को थैंक्स जिसने इसे लिखा है, और हमें कमेंट करने और वीडियो लाइक करने से हिचकिचाएं ना और अपने क्लोज फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। तो सबसे पहले ओलिवियर लेप्लस ने लिखा है कि मैं तो इन सब चीजों के बारे में कंप्लीटली अनअवेयर था। जहां तक मैंने ब्रिटिशर्स के मुंह से सुना था कि इंग्लिश मोनार्की ने इंडिया को कॉलोनाइज किया एक बहुत बड़ा आर्मी ले आकर, और उन्होंने इंडिया के डेवलपमेंट के लिए काफी कंट्रीब्यूट किया है और इवन आज तक भी जो है वो इंडिया को एड देते आ रहे हैं। बस इतना ही सुना था ब्रिटिशर्स से। मतलब सीरियसली एक बार को एड्स पेशेंट्स के इलाज जो है वो हम कर भी सकते हैं, लेकिन इन ब्रिटिश एड पेशेंट को, जिनको हर दूसरी बात में अपना फॉरेन एड का मेंशन करना होता है और वो भी चवन्नी के भाव में जो एड देते हैं वो, तो इन ब्रिटिश एड पेशेंट से मैं सिर्फ एक ही चीज बोलना चाहूंगा, जितना तुमने चवन्नी का एड दिया है और उस एड से लाखों इंडियंस को क्रिश्चियन में कन्वर्ट किया है, एक बार उनकी घर वापसी करा दो। फिर तुम्हारे एड वापसी का जो जिम्मा है वो तो मैं, इंडीवर्ल्ड का ओनर और मेरे जो इंडीवर्ल्ड के सब्सक्राइबर्स है, काफी करोड़पति बिजनेसमैन है, वो मिलकर आपका एड वापसी करा देंगे। आप सिर्फ उन कन्वर्टेड क्रिश्चियन को जो है घर वापसी करा दीजिए। उस मिस्टिफ ने कमेंट किया कि इट्स रियली ग्रेट कि आपने इंडियन हिस्ट्री पे इतना ध्यान दिया है। जैसे कि आपको पता है कि ये मेरी फेवरेट सब्जेक्ट है
प्रूफ रीडिंग के जरिए मुझे इस सब्जेक्ट में कंट्रीब्यूट करने देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, तो ये जो होस्ट है जिन्होंने ये पूरा जो वीडियो प्रेजेंट किया एज एन एंकर, उन्होंने ये कमेंट किया है। उसके बाद MP2534 ने लिखा है कि आपके लिए बहुत बड़ा थैंक्स फ्रॉम क्यूबेक। ऑल्दो मैंने पास्ट में इंडियन पेनिनसुला के बारे में, उसकी हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, इन सब कुछ को लेके मैंने काफी पढ़ाई की है, लेकिन आज फिर से इस वीडियो में मुझे बहुत कुछ नया जानने को मिला एंड आई एम ऑलवेज इंटरेस्टेड टू लर्न मोर एंड मोर अबाउट दिस कंट्री। आप लोग चिंता मत करो, बहुत जल्दी इंडिया जो है इस पप्पू से तुम्हें छुटकारा दिलाएगा। खालिस्तानी कुत्ते तो अब कुत्ते की मौत ही मरेंगे, लेकिन अगर कोई नया देश बनेगा तो वो होगा क्यूबेक। तो खालिस्तान तो नहीं बनेगा, बट क्यूबेकिस्तान जरूर बनेगा। क्यूबेकिस्तान बना के हम इस पप्पू को दिखा देंगे कि तुम्हारा एक्चुअल स्थान हमारे चरणों में है। उसके बाद जोआचीज ने लिखा है कि माहे, यानाउन, कराईकाल, पौंडीचेरी और चंदन नगर, ये 5 ट्रेडिंग पोस्ट, द सो कॉल्ड कॉलोनाइज्ड एरिया, ये फ्रांस के अंडर ही था इंडिया में, जिन्हें फ्रांस ने इंडिया को 1950s और 1960s के दौरान सरेंडर किया था। ठीक उसी टाइम पोर्तुगीज भी गोवा छोड़ के गए थे। नोट दैट डेनमार्क का भी इंडिया में कुछ ट्रेडिंग पोस्ट थे, इंक्लूडिंग ट्रांक्विबार। वैसे ये कमेंट किसी फ्रेंच या फिर किसी दूसरे फॉरेनर ने किया है, तो ये माहे, यानाउन, इसके बारे में मुझे नहीं पता। चंदन नगर, जो कि मेरे एक्चुअली जब मैं कोलकाता रहता था मेरे नेबरहुड में ही था, और वहां पे आज तक कुछ फ्रेंच जो है अभी भी रहते हैं, हालांकि अब वो जो ऑलमोस्ट बंगाली बन चुके हैं। तो एनीवे, ये चंदेर नगर जो लिखा था तो मैंने झट से पहचान लिया कि एक्चुअली ये चंदन नगर है, बट उसके जो पहले के कुछ जो नाम थे हो सकता है कि वो भी उन्होंने गलत ही लिखा है, बट क्योंकि मुझे ओरिजिनली अभी नहीं पता कि वो एक्चुअल में क्या प्रोनाउंसिएशन है जिन जगह के नाम उन्होंने लिखा है, तो मैंने उस तरीके से ही पढ़ा है उनको जिस तरीके से उन्होंने लिखा है। तो अगर प्रोनाउंसिएशन में कोई गलती हुई है तो प्लीज माफ कर देना। उसके बाद मैनुअल रॉड्रिगेज MZ8CO ने लिखा है कि ए बिग थैंक्स टू यू। मैंने इस वीडियो से इंडिया के बारे में काफी कुछ सीखा है। आपको बता दो कि उस टाइम पे कार्ट्रिजेस को जो है अपने दांतों से उसके रैपर को फाड़ना पड़ता था। तो जब इन कॉलोनियलिस्ट ने एनिमल फैट से उन कार्ट्रिजेस को बनाया था, तो ये उनके रिलीजन के लिए उस टाइम पे ब्रिटिश द्वारा की गई एक बहुत ही बड़ा ऑफेंस था। जिन इनोसेंट एनिमल्स को बेरहमी से मार के उनका बुलेट कार्ट्रिजेस बनाया, उन्हीं एनिमल्स ने बाद में स्वाइन फ्लू के रूप में इनकी अच्छी तरीके से मारा है। उसके बाद एंटोइन कैचलर ने कमेंट किया कि हमें इंडिया के वास्ट हिस्टोरिकल कल्चर के ऊपर और भी वीडियो चाहिए। उसके बाद डेविड G566 ने कमेंट किया कि मैंने ब्रिटिश इंडिया के बारे में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई की है। ब्रिटिश इंडिया ने जब इंडिया पे कब्जा किया तब ब्रिटिश आर्मी की साइज बहुत ही कम थी। उनके आर्मी में 100,000 से भी ज्यादा लोग थे, जिनमें से गिने चुने ही जो है वो ब्रिटिशर्स थे, और बाकी उन्होंने इंडियन टैक्स पेयर के पैसे से ही इंडियन सेपॉयज का इस्तेमाल किया, और फिर इंडियन आर्मी का इस्तेमाल करके ही उन्होंने इंडिया पे कब्जा किया। सीरियसली, मैं जब अपने पास्ट के बारे में सोचता हूं, आई लिटरली फील अशेम्ड। ब्रिटिश को हराने में हम जो नाकामयाब रहे, उससे रिलेटेड ही मैं आपको एक कहानी बताना चाहूंगा। मुझे नहीं पता कि ये कितना सच है, पर मैंने ये सुना है कि आप अगर एक शीशे के डब्बे में लाल चींटी और काले चींटी दोनों को एक साथ रखे तो वो आपस में बिल्कुल भी मारपीट नहीं करते हैं। लेकिन जब भी उस जार को पूरी तरीके से, बहुत बुरी तरीके से कोई हिला देता है, तो लाल चींटियां समझते हैं कि काले चींटी जो है उनका एनिमी है, और काले एंट्स जो है वो भी लाल एंट्स को अपना एनिमी समझते हैं। और ये जो शेक और डिस्टर्बेंस हुआ, वो सोचते हैं कि लाल चींटियां सोचते हैं कि ये काले चींटियां ने किया है, और काले चींटियां जो सोचते हैं वो लाल चींटियों ने किया है, और फिर आपस में वो लड़ने लगते हैं। और यही चीज जो है ब्रिटिशर्स ने हम पे किया था। तो अगली बार कोई भी ऐसा करे, अगली बार कोई भी हम में फूट डालने की कोशिश करे, तो हमेशा ये सोचना कि जार को हिलाया किसने, ये डिस्टर्बेंस जो है वो क्रिएट किसने किया है। वैसे एक तो पीसफुल रिलीजन है जो ये कभी नहीं समझेगा, उनके दिमाग में ये बात घुसेगा ही नहीं, बट एटलीस्ट जो हमारे ऑल डिफरेंट ट्राइब्स और कल्चर्स है, उनसे मेरी ये गुजारिश है कि प्लीज आपस में लड़ने से पहले ये सोचो कि ये डिस्टर्बेंस जो है, जैसे मैंने जार हिलाने की बात की है, वो कौन है, मेन फाइट का ओरिजिन कौन है, और कौन ये जो चीज है वो करवा रहा है। उसके बाद गेम्स ट्रैवल म्यूजिक टॉक्स ने लिखा है कि मैंने जो सम अप किया, बेसिकली उनके कमेंट ने वही उसको दोबारा से लिखा है। उन्होंने लिखा कि ब्रिटिश इंडिया को आसानी से कॉलोनाइज कर पाया, इसका सबसे इंपॉर्टेंट कारण है कि इंडियन सोसाइटी पूरी तरीके से डिवाइडेड था। इट वॉज डीपली डिवाइडेड इंटू सेवरल कास्ट। ऑन टॉप ऑफ दैट इट वॉज डिवाइडेड इंटू मेनी स्मॉल किंगडम्स, जो कि आपस में ही एक दूसरे के साथ लड़ रहे थे। उसके बाद वॉन्टोल्ला 74 ने कमेंट किया है कि मैं इंडिया में एज एन एक्सपेक्ट 9 साल से भी ज्यादा काम कर रहा हूं, और मुझे इस चीज के बारे में, इंडियन कॉलोनाइजेशन के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं था। दिस वीडियो इज समथिंग टू एनकरेज मी। पता नहीं ये किस देश के डिप्लोमेट है जहां पे किसी देश में भेजने के बाद उसके इतने इंपॉर्टेंट हिस्ट्री के बारे में उनको पता ही नहीं है। लगता है ये पाकिस्तान के एक्सपर्ट है जहां पे बाप के बारे में पढ़ाया नहीं जाता। ली पटल ने कमेंट किया कि इंडिया अब एक साइबर पंक स्टाइल डिस्टोपिया बन चुका है। एक ऐसा बड़ा कॉर्पोरेशन जो कि अभी कई मायनों में यूएस से भी ज्यादा पावरफुल है। उसके बाद माइकल गेमार्ड 5939 ने कमेंट किया कि अगर हम गिनने बैठे कि इंग्लिश लोगों के साथ हम कितने बार लड़ाई लड़ चुके हैं, तो ये सोच के अजीब लगेगा कि पिछले इतने सारे सालों में हमारे बीच एक भी लड़ाई नहीं हुई है।
तो मैं तो कहता हूं इतने साल हो गए, अब तो एक लड़ाई बनता ही है, मारो इन सालों को और अपनी औकात याद दिला दो। उसके बाद क्रेव लव ने कमेंट किया कि फ्रांस में हिंदुइज्म के लेके सिटीजन्स काफी इग्नोरेंट है, तो ऐसे वीडियोस उन सारे फ्रेंच लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा जो हिंदुइज्म में बहुत इंटरेस्टेड है और हिंदुइज्म को लेके अपने सारे मिसकंसेप्शन दूर करना चाहते हैं, या फिर उन फ्रेंच लोगों के लिए भी जो कि वेस्टर्न मीडिया और बायस रिपोर्टिंग के चलते हिंदुइज्म के बारे में काफी सारे मिसकंसेप्शन रखते हैं। लव योर टॉपिक सिलेक्शन अबाउट इंडिया। उसके बाद लेव वियरो ने कमेंट किया कि शायद फिरंगी हिपीज भी इन इंग्लिश मर्चेंट से ज्यादा चैरिटेबल थे। तो दोस्तों कमेंट का सिलसिला जो है आज यहीं पे खत्म करूंगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।